अंडरपास का उन्होंने उद्घाटन किया, सारे जगह पोस्टर लग गया, लास्ट में हमारा रास्ता भी बंद कर दिया गया। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं होगा। हम लोग बड़ा शर्मसार हैं कि हमारे क्षेत्र के सांसद मनोज तिवारी हैं। न कहीं नौकरी है लोगों को, न कहीं रोजगार है, न लोगों को कहीं कोई चीज का व्यापार है। ये सरकार भ्रष्टाचार में डूबी है, तानाशाही है। तानाशाही के द्वारा ये सरकार चलाना चाह रहे हैं, जो कि दिल्ली में अच्छा शिक्षा, अस्पताल, स्वास्थ्य का जो सेवा दिया अरविंद केजरीवाल जी ने, उन लोगों को इन्होंने उठा के सबको जेल में डाल दिया है। मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाल दिया, सत्येंद्र सिंह को जेल में डाल दिया। अरविंद केजरीवाल जी भी जमानत पे है, संजय सिंह जी भी जमानत पे है। तो इससे बड़ा हमारे लिए कोई दुर्भाग्य नहीं है। जीडीपी हमारी कुछ भी नहीं है। जीडीपी तो 11 नंबर से 5 पे आ गई ना। नहीं, बिल्कुल जीडीपी कुछ है नहीं भाई जी, इनके दिखावे में है। ये तो जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से नहीं, रिपोर्ट कुछ नहीं, इनका अपना रिपोर्ट है। बाहर पब्लिक पैलेस में आप घूम रहे हैं, कहीं कोई जीडीपी नहीं है, कोई कहीं नौकरी नहीं है। आज भी गांधीनगर अभी एक चीज मुझको बताइए, कल एक घटना हुई है जो स्वाति मालीवाल के साथ में अरविंद केजरीवाल के घर पे, उस पर आपने क्या? नहीं, जो अगर स्वाति मालीवाल जी के साथ जो घटना हुई है वो दुर्भाग्य है। उसमें आज संजय सिंह ने उनको आदेश दिए हैं कि जो इसमें इनके साथ दुर्घटना हुई है उसका न्यायिक जांच कराया जाएगा जी। और जो न्यायिक जांच कराने के बाद महिला आयोग के अध्यक्ष होने के बावजूद और एक महिला होने के बाद उनके साथ ऐसा व्यवहार होता है, उस पर ये दुर्भाग्य है। ये किसी भी महिला के साथ, चलिए तो महिला अध्यक्षा है, राज्यसभा सांसद हैं, अनुमन भी किसी के साथ अगर इस तरह की कोई घटना घटती है तो ये दुर्भाग्य है देश के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई होता भी है तो इसकी जांच करा के जो उसकी न्यायिक प्रक्रिया उसको किया जाए। जी सही बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिरुद्ध पांडे है। तो अभी जो कन्हैया कुमार के बारे में, बिल्कुल, मैं आपको एक बात बता दूं कि लोगों के दिलों में जितना हम जान रहे हैं इस बार कन्हैया कुमार ही है। और मैं अंकल जी की बात से पूर्ण तरीके से सहमत हूँ कि 10 सालों में यहाँ पर कभी तिवारी आए ही नहीं है, कभी कुछ काम किया ही नहीं है, लोगों के बीच में उतरे नहीं है, तो वो लोगों की समस्याओं को कैसे जानेंगे। और यहाँ पर आके कहते हैं कि मोदी के नाम पर वोट दे दो। अरे हमारा सांसद मोदी है क्या? मोदी लड़ रहा है क्या यहाँ से? यहाँ से 10 पिछले 2 बार से हमने तिवारी जी को चुना कर लाए, तो हम उनको देखकर वोट देंगे ना, क्यों मोदी के नाम पर वोट दें? क्या जमीनी मुद्दे क्या? जमीनी मुद्दे सबसे पहली बात है कि बेरोजगारी। मैं खुद एक युवा हूँ, लेकिन कोई रोजगार का कोई साधन ही नहीं है। हमारे पास डिग्री है, हम पढ़े लिखे हैं, लेकिन रोजगार के नाम पर कुछ नहीं है। बेरोजगार है, हम डिग्रियां लेकर घूम रहे। अरे नौकरी नहीं होगी तो हम बूढ़े माँ बाप को क्या खिलाएंगे? सबसे पहली समस्या है कि रोजगार की। कन्हैया कुमार आगे कम से कम ये बात तो रख रहा है कि भैया मैं आपके रोजगार के लिए लड़ूंगा, आपके रोजगार की बात करूंगा। तो इस बार जो यहाँ का जो हर युवा है वो सिर्फ और सिर्फ रोजगार के नाम पर कन्हैया कुमार को वोट देना चाहता है। हाँ जी, मेरा नाम राहुल है। मैं एक युवा हूँ और मुझे पता है कि कन्हैया कुमार जी पढ़े लिखे हैं, कि उन्होंने पीएचडी है, तो हम उन्हीं को समर्थन कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी गंदगी, आपको भी पता होगा, आप देख ही रहोगे यार, तो यहाँ पिछले 5 सालों में वो आए हैं नहीं, तो हम इसलिए हम कन्हैया कुमार का सपोर्ट कर रहे हैं। मोदी? हाँ जी, मोदी जी के बारे में क्या बोलूँ, उनके बारे में शब्द नहीं है बोलने के लिए। तो मुझको एक चीज बताइए केजरीवाल जी के बारे में। केजरीवाल जी के मतलब क्या, जो अभी चल रहा है पूरा, कौन सा वाला? जैसे उनके ऊपर शराब नीति वाला हुआ है, वो तो मोदी जी का एक अपना चुनाव जीतने का एक प्रोपेगेंडा है कि बस अगर उन्हें पता है कि केजरीवाल एक चुनाव जिता सकता है, इस चक्कर में उन्होंने उनपे झूठे आरोप लगा के। केजरीवाल का डर सिर्फ दिल्ली में हो सकता है, तो पूरे देश में क्या? अभी तो दिल्ली में है ना, दिल्ली में चुनाव थे, इसलिए उन्होंने अंदर कर दिया है, तो डर तो उन्हें पहले। वो तो पूरी पार्टी के नेता तो पहले से ही है ना भाई। ऐसा कैसे बात कर रहे हो आप? वो ये है कि अगर जो बीजेपी ज्वाइन करो तो आप साफ हो जाओगे, नहीं तो आप जेल चले जाओ। तो जो व्यक्ति उनके पार्टी में नहीं जा रहा ना बीजेपी के, उन सभी को वो जेल में डाल रहे हैं। और जिनको ये भ्रष्ट बोलते थे तो बीजेपी के वॉशिंग मशीन। आप जो शराब नीति थी उसको सही मानते हैं जी? जो शराब नीति थी उसको सही मानते हैं आप? अरे देखिए, शराब घोटाला वगैरह था नहीं, ये सब एक प्रोपोगंडा। मेरे भाई ने जो कहा बिल्कुल सही कहा, ये प्रोपोगंडा फैला गया है। चुनाव के वक्त ही शराब घोटाला सही मानते हैं? अरे बिल्कुल सही। देखिए शराब, मैं आपको एक बात बता दूं, जो नीतियां, एक पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री था, उन्होंने जो नीतियां बनाई थी सोच समझ कर बनाई थी। वापस क्यों नहीं? अरे वापस देखिए, तो मोदी जी भी तो जो एक हमारे सांसद लड़ रहे हैं, जिनके पास 3000 वीडियो है लड़कियों की, उनको जेल में क्यों नहीं डालते हैं? वो तो उनका प्रचार कर रहे हो। आप उनसे पूछे ना वो कैसा। ठीक है, हम उनसे भी पूछते हैं।
ब्रिजभूषण सिंह को जेल में क्यों नहीं, ब्रिजभूषण सिंह को जेल में क्यों नहीं डाला? उसने भी तो किया था ना। मुझे एक बात बताइए कि क्या जितने भी विरोधी पक्ष के उनके, तो फिर ऐसा था तो अमित शाह के लड़के को बीसीसीआई बना दिया। अरे वो कौन सी डिग्री लेकर बीसीसीआई का अध्यक्ष बन गया? तो ये भी तो गलत है ना। मतलब विरोधियों को चुन चुन कर अंदर डाला जा रहा है। बार चुनाव विकास के मुद्दे पे, किस मुद्दे पे, मेन मुद्दे क्या? इस बार का जो चुनाव है वो रोजगार के मुद्दे पर होगा। इस बार का जो चुनाव है वो अग्निवीर के मुद्दे पर होगा। इस बार का जो चुनाव है वो महिलाओं के सम्मान के इसमें होगा। इस बार का जो चुनाव है, कल स्वाति मालीवाल जो है उनको मारपीट करी जाती है केजरीवाल के घर में उनके पीए के द्वारा, उस पर क्या? देखिए मैं वो वीडियो को अभी तक पूरी तरीके से देखा नहीं हूँ, तो इसमें मैं कल से पूरी उसमें न्यूज में खबर आप नहीं देखी? नहीं, मैं वीडियो को अभी तक महिलाओं को सपोर्ट नहीं करते? और क्यों नहीं करते? बिल्कुल। देखिए अगर महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, महिलाओं के साथ अत्याचार अगर किया है तो उसको शिक्षा मिलनी चाहिए। हम बिल्कुल उसके समर्थन में है। लेकिन जब खिलाड़ियों को दिल्ली में घसीटा गया तो उसको शिक्षा नहीं देंगे आप। जब ब्रिजभूषण सिंह के इशारे पर वो महिला नहीं थी क्या जो खिलाड़ी को घसीटा गया, तो उनको क्यों नहीं सजा देंगे? जैसे ही बोल रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल सही लग रहा है। जो आज का देश का मुद्दा है, विपक्ष मुद्दे पे चुनाव लड़ रहा है और जो हमारी सत्ता पार्टी है वो इधर उधर की बातें हमें बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारा अधिकार है उसको हम सही से इस्तेमाल ना कर सके, इसलिए जनता को भ्रमित करने की काम कर रहे हैं। इस तरह सत्ता पक्ष है मोदी जी एंड पार्टी जो है, विपक्ष मुद्दों पे बात कर रहा है। जो गठबंधन का जो इस बार कांग्रेस का मैनिफेस्टो है उसमें जो मतलब आर्थिक और जातिगत जनगणना करवाने के लिए उन्होंने संकल्प जो बता रहे हैं उसमें देखिए इसमें बुरा क्या है मुझे बताइए। हम 100 लोग हैं, जातिगत जनगणना कराने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। संख्या जैसे जब मंडल कमीशन आया था, 2 मिनट में आपसे बताऊं, मंडल कमीशन जब आया था तो उस समय अपर क्लास के लिए भी बात हो रही थी कि 10% उनको भी दिया जाएगा। लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी, यही लोग लड़ाई किए, देश में दंगा किए और वही मंडल कमीशन आज लागू करके अब उसी में वो है। अब ये आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। इनका जो मेन है, आप आरएसएस के कई नेताओं का बयान आप पीछे का निकालेंगे तो आपको ये दिखेगा कि आरक्षण को खत्म करो। अभी एक मुद्दा आया था गरीब और जाति का, तो इधर से सत्ता पक्ष से क्या आया, अमीर गरीब जाति ही नहीं है। तो जाति नहीं है तो प्रधानमंत्री जी अपने को ओबीसी क्यों बताते हैं? जब जाति ही नहीं है, पिछले 19 के चुनाव में वो ओबीसी, मैं गरीब हूँ, मैं चाय वाला हूँ, मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, तो वो अपने को ओबीसी क्यों बता रहे हैं? एक प्रधानमंत्री एक सम्मानित पद पे बैठा हुआ आदमी उसको गाली वाली सम्मानित इस देश में आज तक कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ जो इस तरीके का बेवजह। अच्छा आप ये समझते हैं कि आप ये पिछले 10 साल में आप विकास कितना देख रहे हैं कि कितना विकास किया गवर्नमेंट ने? विकास है कहाँ? रोड नहीं बने पूरे 10, इस विकास की बात नहीं करिए, पूरे 10 साल के अंदर रोड देश की अर्थव्यवस्था होती है, किसान के लिए, मजदूर के लिए, किसी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए सबसे मेन चीज रोड होते हैं जी। ये हकीकत जो बता रहा हूँ। और रोड ही अगर हमारे गड्ढों में होंगे तो उस देश का विकास कभी नहीं हो सकता। और आज जो रोड का विकास हुआ है, रोड पे विकास हुआ है, वो सब दिखता है। उसपे मतलब उसको कैसे छुपा सकते हैं? ठीक है, आप बिल्कुल सही कहे। ये रोड का मोदी जी का कोई योजना नहीं है, रोड का ध्यान रखिएगा। ये अटल जी लाए थे, उससे पहले 77 में, अगर आप उसमें बहुत छोटे रहे होंगे, 1977 में मुरारजी देसाई ने गांव-गांव को सड़क से जोड़ने का अभियान किया था। उसके बाद अटल जी ने प्रधानमंत्री के हिसाब से उन्होंने इसको नदियों को जोड़ने का, और देखिए वो बेशक उनके थे लेकिन उनके अच्छे कामों का, उनके अच्छे वक्तव्य जिससे जनता को बदलाव हो,
वो चीजें आज सराही जाएगी। मैं यहाँ पे मनोज तिवारी जी जब आए थे तो उनसे भी हमने क्वेश्चन किया, ठीक है, वो भी अपने काम की नाते कि भाई हमने ये मेट्रो लेके आए हैं, ये रोड बनवा दिए हैं, प्रधान पट्टी में हमने वो बस स्टैंड लेके आए हैं। अमित शाह झूठे, जितना बीजेपी के कार्यकर्ता वो भी झूठे हैं। कैसे? वो शाम को जो मीडिया में सुना, सवेरे वही प्रोपेगेंडा उनका लोग करते रहते हैं, क्योंकि वो झूठ बोलते हैं। केंद्रीय विद्यालय का उद्घाटन किया था मनोज तिवारी जी ने, आज तक वो स्कूल कहाँ है? 14,000 करोड़ रुपया मनोज तिवारी जी ने अपने वक्तव्य में बताया है कि मैंने इस क्षेत्र में 14,000 करोड़ रुपया लगाया है। आप उनसे पूछिए, ये मेट्रो आई है चौथे चरण का, अटल बिहारी वाजपेयी और शीला दीक्षित का ये सब योजना है, वो अपना योजना धीरे धीरे काम कर रहा है इनके शासन में आकर, समझ रहे हैं। और जहां तक आपने अभी रोड का बात पूछा है, आप अभी यहाँ से और गोरखपुर चले जाइए तो उसमें गरीब अगर जाएगा तो आपका 6,000 रुपये लग जाएगा, क्या 3,000 रुपये लग जाएगा रोड टैक्स। तो पहले नहीं लगता था, पहले रोड कोई नहीं, कुछ नहीं लगता था, पहले एक जगह कहीं पहले भी लगता था, कैसी बात कर रहे हैं? बहुत कम था मेरे भाई। आज तो 3,000 रुपये लगता है, अरे 2,400 रुपये तो लग जाता है लखनऊ। तो पहले 8 घंटे में पहुंचते थे, 4 घंटे अंकल में जी जो पहुंचते बोलने वो से बोल, हाँ जी, क्या नाम? रवि तो क्या लग रहा है इस बार? कन्हैया कुमार। क्या मतलब क्या खास लग रहा है कन्हैया कुमार में? 10 साल हो गए जी मनोज तिवारी जी को सांसद बने हुए, केंद्र में फुल बहुमत से उनकी सरकार है। ये करावल नगर विधानसभा है, आप देख सकते हैं, एक बार कैमरामैन को कहिए, एक बार दिखाएंगे, ये रोड है सर, और ये सिंगल रोड है। यहाँ अभी आप देखिएगा, बिल्कुल बिल्कुल जाम लगा। इतने बड़े बड़े ट्रक आते हैं, ट्रक क्या आने चाहिए यहाँ पे। आप इसकी तरफ देखिए, डबल पुस्ता रोड बन सकता है। यहाँ आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। आप उनसे पूछिए जिसके घर की औलाद चली जाती है, उससे पूछिए जो सुबह निकलता है ड्यूटी के लिए और अचानक फोन उसके घर पे आता है कि जी आपके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया है, आप उससे पूछिए। लेकिन ये पूरे देश में होता था, 10 साल पहले जब गड्ढों में अभी भी वही हो रहा है। आप ये सुनो, मैं मुजफ्फरनगर से मैं आता हूँ, ठीक है, मुजफ्फरनगर से यहाँ से वहाँ तक, मुझे यहाँ से और मुजफ्फरनगर का और मेरठ का रोड, एक सेकंड मैं बता रहा हूँ। और आज भी आप संत कबीर नगर की बात करिए, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। आप जाके देखिए एक भी रोड, ना तो रोडों पे लाइट है। पूरे संत कबीर नगर जिले के अंदर में अगर आप एक भी अस्पताल दिखा दें तो हम आम आदमी पार्टी की सरकार जी, केजरीवाल जी, बहुत बढ़िया सरकार है जी। आप देखिए, स्कूल देखिए, अस्पताल देखिए, आप रोड देखिए, यहाँ मोहल्ला क्लिनिक कैसे बना? मोहल्ला क्लिनिक देखिए, ये केंद्र शासित राज्य है। यहाँ पे कुछ मोदी जी का होता है और कुछ राज्य का होता है। मोदी जी उसमें अड़चने डाल रहे हैं। इससे पहले जब तक एलजी विपक्ष था तब तक कैसे हर चीज मोहल्ला क्लिनिक चल रहा था। आज देखिए क्यों रुक रहा है, दवाइयाँ क्यों बंद हो रही है, राजनीति हो रही है ना इस पे। ऐसा कैसे बोल सकते हैं जब हाथ में सरकार है, सब कुछ है, वो जेल के अंदर बैठ के भी सरकार चला रहे हैं, तो उसमें दवाइयाँ क्यों नहीं आ रही? सर इसमें क्या, यहाँ पे जीरो पुस्तक मोहल्ला क्लिनिक अंदर बनाओ, उसके अंदर वो टूटा पड़ा है। सर वो तैयारी नहीं हुआ था, वो तैयारी क्यों नहीं हुआ नहीं? था। अब ये विधायक जी से पूछिए ना, यहाँ के विधायक मोहन सिंह बिष्ट जी है। मोहल्ला क्लिनिक आम आदमी पार्टी की सरकार में बनाए गए। सर लेकिन आपको ये भी पता होगा, जिस क्षेत्र का एमएलए होता है वो सारी वहाँ की जिम्मेदारी एमएलए की हो जाती है। एनओसी चाहिए होती है कि नहीं चाहिए होती है। जब एनओसी नहीं देगा विधायक तो सरकार उसमें क्या करेगी? शराब नीति कितनी अच्छी है? शराब नीति देखिए अच्छी भी थी, बेकार भी थी। अगर इतनी मोदी सरकार को शराब नीति बेकार लग रही है तो क्यों नहीं यूपी में सर यूपी में फुल बहुमत से सरकार क्यों नहीं बंद करा देती है? अगर अच्छी थी तो वापस करिए। सर वापस क्यों नहीं? देखिए राजनीति हो रही है इसके अंदर, इसलिए वापस ली गई है। सबसे बड़ा गौ मांस का उद्घाटन कैसे होता है? मेरा नाम करण तामसेतवार। तो क्या लग रहा है इस बार के चुनाव? ये अभी तो चुनाव में जो माहौल दिख रहा है, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो कन्हैया लाल तो वही है जो अपने भाषणों से, अपने बयानों से चर्चित हुए जी। तो टुकड़े जो मतलब उन्होंने बयान दिए थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे, सेना के बयान है, कई सारे ऐसे बयान है उनके जिनकी वजह से बहुत सुर्खियों में आए। उन सारे बयानों को लेकर ये सब फर्जीवाड़ा है। ये जो अफजल गुरु जो को जब फांसी लगी थी तो उस टाइम पे अफजल तेरे कातिल जिंदा है, हम शर्मिंदा है वाले नारे लगे थे। सब फर्जीवाड़ा है। कन्हैया कुमार थे, सब फर्जीवाड़ा है। ये सब वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग करके कन्हैया कुमार की बात करने की साजिश थी। सर आपको
इससे मोदी सरकार डरी हुई। सर आपको पता होगा कि उस न्यूज चैनल पे पेनल्टी लगाई थी, किसने बताया? आपको पता है ना इस चीज की, तो आप कैसे कह सकते हैं कन्हैया कुमार मैं बोल रहा हूँ कि किसी की पैट के बयानों से चर्चित में वैसे बयानों को मतलब आप क्या करते हैं? हम तो खंडन करते हैं और देश की मीडिया ने भी इस बयान को खंडन किया था। इसको तोड़ मरोड़ कर कन्हैया कुमार जी की छवि को धूमिल करने के लिए बनाया गया था, क्योंकि मोदी सरकार को यह डर था कि आज का युवा, आज का छात्र इस देश की सरकार को हिलाने चला है। अगर कहीं ये पूरे छात्रों को, देश के छात्रों को जागृत कर देगा तो कहीं हमारी सरकार ना गिर जाए। इसी कारण से तोड़ मरोड़ कर कन्हैया कुमार जी के इस बयान को बताया गया और उनके इस बयान को बताने का कारण ये था कि ये डर जाए और इसको हम जेल में डाल दें और इसकी बयानबाजी यहीं खत्म हो। वो अपने छात्रों के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है, व्यक्ति रोजगार मांग रहा है, व्यक्ति रोजगार की बात कर रहा है, हॉस्टल की फैसिलिटीज की बात कर रहा है, छात्रों के कैंपस की बात कर रहा है, जेएनयू में आने वाली मूल सुविधाओं की बात कर रहा है, स्कॉलरशिप की बात कर रहा है। इन सब मुद्दों से भाजपा सरकार की छात्रों को इस बार क्या लग रहा है मोदी जी, ये मतलब गठबंधन की मतलब कितनी इस बार हमें ऐसा लग रहा है और हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि गठबंधन की कम से कम नहीं 300 प्लस सीट जा रही है। जो हम देश में घूम के माहौल देख रहे हैं, मोदी जी के विरोध में सब बात कर रहे हैं, इतनी महंगाई है, युवा बेरोजगार घूम रहा है, महंगाई कैसे महंगाई कम जैसे होगी भाई, जब 50 कांग्रेस की सरकार थी, 50 रुपए पेट्रोल था, तब यही मोदी सरकार के कुछ लोग चूड़ी देके 2013 में जब कांग्रेस की सरकार थी 51 में तो पेट्रोल 2013 में कांग्रेस की सरकार ने 81 तक पेट्रोल। गलत बात है, गलत है। कैसी बात कर 81 तो कभी गया नहीं कांग्रेस की बोल रहे हैं, इसका मतलब गूगल करके देखिए। हाँ जी अंकल, आप भी आ जाइए। बताइए क्या नाम है? मेरा नाम हामिद हुसैन। हामिद हुसैन है। तो क्या लग रहा है इस बार, कैसे इस बार मुझे तो ये लग रहा है कि बदलाव होगा हर हालत में। कैसे मुद्दे क्या है? एक जमीनी मुद्दे क्या है, एक आम आदमी के मुद्दे क्या है, देश का विकास है, क्या है? मेन मुद्दे तो विकास के, इन लोगों ने करा क्या है आज तक? सिर्फ हिंदू मुसलमान को लड़वाया है और नहीं पिछले 10 साल में कहीं पे दंगा नहीं हुआ है। कोई दंगा क्यों नहीं हुआ? अभी हल्द्वानी में दंगा हुआ है, बरेली में दंगा हुआ है और कई मतलब कई जगह दंगा हुआ। हल्द्वानी में बहुत बुरे, हल्द्वानी में तो इतना बुरा हाल कर दिया कि लोगों को घर से बेघर कर दिया, कितने लोग मार दिए। आरएसएस के लोगों ने खुद मतलब वर्दी पैर के उनको मारा है, जबकि गाड़ी में नंबर प्लेट भी नहीं, वो न्यूज मैंने देखी तो उसका नंबर प्लेट नहीं थी, उन लोगों ने खुद मारा है आरएसएस के लोगों ने। तो भैया इनका तो मुद्दा सिर्फ हिंदू मुसलमान है, पर हिंदू मुसलमान पे ये लोग लड़ते और अब जनता जो है जागरूक हो चुकी है। अब ये इनकी जो राजनीति चलने वाली नहीं है। हिंदू मुसलमान छोड़ के एक आम आदमी के मुद्दे, आम आदमी के मुद्दे ये हैं, रोड है, विकास है, लाइट है। हिंदू मुसलमान एक सिर्फ बयानों के मुद्दे हैं, लेकिन जमीनी मुद्दे हमारे जमीनी मुद्दे मैं बता रहा हूँ। आज जमीनी मुद्दों पे आज कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है और ये जमीनी मुद्दों पे ही लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, क्योंकि हर वर्ग, चाहे गरीब वर्ग हो, चाहे मजदूर वर्ग हो, हर वर्ग आज परेशान है जो आज यहाँ बैठा है और इसको सुनने आया है। ये रोजगार नहीं है, बेरोजगारी का आलम है, त्राही माम मचा हुआ है। अच्छा एक चीज बताओ, जैसे मैनिफेस्टो इस बार कांग्रेस का है, 5 मैनिफेस्टो, एक कोई भी पार्टी अगर जीत के आती है उसका मैनिफेस्टो मैन होता है जी, ठीक है। मैनिफेस्टो में आर्थिक और जातिगत जनगणना कराने की बात राहुल गांधी करते हैं, ठीक है। आर्थिक और जातिगत जनगणना यानी कि सब आ गए, ठीक है। मैं आर्थिक और जातिगत जनगणना की बात बताता हूं। उनका एक बयान ये है कि जितने भी जिनके पास संपत्ति ज्यादा है जो है वो हम मतलब जो जिनके पास वो कर रहे हैं आर्थिक मैनिफेस्टो की बात, मैनिफेस्टो में ही आर्थिक जाति जनगणना। आपने मैनिफेस्टो को, कांग्रेस के मैनिफेस्टो को अच्छे से पढ़ा ही नहीं, आप उसमें पढ़िए। जो इस बार कांग्रेस पार्टी ने जो न्याय योजना, 5 युवाओं के लिए न्याय योजना लाई है और जातिगत जनगणना के बारे में बात की है। जातिगत जनगणना का विषय ये है कि हमारे देश में कितने परसेंट लोग ओबीसी है, कितने परसेंट लोग एससी है, कितने परसेंट लोग एसटी है, कितने परसेंट लोग बिहारी है, कितने परसेंट लोग यादव है। राहुल जी ये बताना चाहते हैं कि देश में इससे बेनिफिट क्या होगा? उससे बेनिफिट ये होगा कि मैं आज मध्यम वर्ग, क्या मेरी बात तो सुनिए, मैं आज मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूँ। मेरी महीने की आय का स्रोत 1 लाख रुपए है। मुझसे और भी निचले स्तर के लोग हैं,
उनका स्रोत 50,000 है, और भी निचले स्तर के लोग हैं उनका स्रोत 10,000 है। मैं बता रहा हूँ 1 करोड़ रुपए वाला भी 18% GST भर रहा है, 100 रुपए लीटर पेट्रोल ले रहा है, और 100 रुपए कमाने वाला भी 18% GST भर रहा है और 100 रुपए पेट्रोल ले रहा है। तो ये आर्थिक जनगणना कराने की जो बात की गई है, भाई मोदी अडानी जी को छूट दे रहे हैं, उनको देश से भगा दे रहे हैं, और 2 लाख रुपए अगर कोई बैंक से कर्जा ले रहा है तो उनको जेल में डाला जा रहा है। तो ये इसी में इसका सार निकलेगा। जो आर्थिक जातिगत जनगणना जब होगी तो इससे ये पता चलेगा कि हमारे देश में कितना वर्ग गरीबी का है, कितना वर्ग मध्यम वर्गीय का, कितना वर्ग अमीरी का है। तो इससे जो हमारा गरीब वर्ग है उनकी संपत्ति का बांटी उनकी संपत्ति बांटी नहीं जाएगी। जो GST लगता है, मैं 100 रुपए की मजदूरी कर रहा हूँ, मेरे को कितने कितने तरह के टैक्स है आपको मालूम है? मेरी बात तो सुनिए, ये सब टैक्स, गब्बर टैक्स, GST टैक्स। पहले आप मुझको बताइए, पहले कितने तरह के टैक्स लगते थे आपको मालूम है? INC इंक्लूडेड टैक्स लगता रहा, GST सिर्फ आप GST है, SGST, आपको CGST। इसका मतलब आपको पता नहीं है SGST और CGST क्या होता है? GST का मैं आपको बता दूं, GST दो तरह से लगती है, ठीक है? एक सेंट्रल होती है, ठीक है? आपको पता नहीं है तो गलत नहीं बोलना चाहिए। मैं तो देखो ये कहूंगा, जो सोनियागढ़ इलाके में रहता हूँ, मिलन गार्डन में, यहाँ निगम पार्षद है वो BJP का है, ठीक है ना, सांसद है वो BJP का है, विधायक है वो BJP का है। अगर उनके अंतभक्तों से अगर मैं पूछूं कि हाँ भाई उनके कोई 3 काम गिना दे, तो वो ये 3 काम क्या, 1 काम भी नहीं गिना पाते। मैं 10 रुपए जैसे मनोज तिवारी हैं, ये चौहान कल यहाँ पे बात किया था, उन्होंने हमको बोला कि जी ये चौहान पट्टी में जो बस स्टैंड है वो मनोज तिवारी कि हाँ ये गेट बनाया है, वो बस स्टैंड में कोई बस स्टैंड में खाली कोई ईंट बिछा दी है, जगह पहले की पड़ी हुई थी, उस पर थोड़ी ईंट बिछवा दी है, करीब मेरे अंदाज से अच्छी जगह होगी, हाँ 200-300 कुछ जगह होगी बस, ज्यादा ज्यादा उस पर ईंट बिछवा दी है। बाकी ऐसा नहीं है कोई जगह ली हो या कोई बिल्डिंग बनाई हो वहाँ, या ऐसा कुछ करा हो, ये गेट बनवा दिया 2-3 लाख रुपए की लागत से, ये गोद लिए गाँव में इतना विकास हुआ है। लेकिन इसके अलावा अगर कोई विकास अगर कोई हुआ तो कोई मुझे बता दे कि यहाँ पे यहाँ रोड का कोई काम हुआ हो, इसी तरीके का और कोई काम हुआ हो। देश के मुद्दे क्या? देश के मुद्दे तो यही है जी, सबसे पहले तो महंगाई है। आप देखो महंगाई गरीब आदमी के नीचे और जाता जा रहा है, अमीर आदमी और ऊपर होता जा रहा है। महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। जहाँ कांग्रेस के टाइम में 400 रुपए का सिलेंडर हुआ करता था, आज वहाँ 1100-1200 रुपए तक का सिलेंडर, 1100 तक का सिलेंडर हो चुका था, ठीक है। अब मोदी ने क्या करा, सिलेंडर बांटा फ्री में, कहा कि मैं सिलेंडर फ्री में बांट रहा हूँ, ठीक है ना। अब 400 रुपए वाला सिलेंडर जो है